मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक केस प्रेजेंटेशन करेंगे 82 वर्ष के व्यक्ति का, जो हमारे सेंटर में आए हैं। तो देखिए, उनके घर वालों ने ये लिख के दिया है जी। तो पढ़ के बताइए सिस्टर की क्या है, आप पढ़िए। प्रेम शंकर 82 वर्ष। डायग्नोसिस ठीक नहीं, खाना नहीं हजम होता है, कॉन्स्टिपेशन बना है, बिना दवाई के लैट्रिन नहीं होता है, दवाई से लूज मोशन होता है, फिर लूज तो मोशन। डाइजेशन की प्रॉब्लम है, 82 वर्ष के हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो दवा देते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन की दवा देते हैं तो पतली लैट्रिन हो जाती है। आगे बताइए। लूज मोशन दवा से लूज मोशन होता है, फिर लूज मोशन बंद नहीं होता, वही होता रहता है, दवा खाकर बंद होता है, फिर दोबारा लैट्रिन अपने आप नहीं होती, फिर दवाई करने के बाद। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसको हम लोग कहेंगे कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। जब आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हो दस्तावर दवा खिला के, जिसको लग्जेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? लग्जेटिव कई प्रकार के होते हैं। साधारण लग्जेटिव क्या है? ईसबगोल की भूसी जो परचूनी की दुकान पे मिलती है, हम लोग कह देते हैं भी रात में खाने के बाद दही में मिला के खा लेना। कोई जानता है ईसबगोल की भूसी खाने से लैट्रिन क्यों ठीक से हो जाती है? मैं बताऊं? ईसबगोल की भूसी बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। क्या है? बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि जब हमने ईसबगोल की भूसी दही में मिला के खाई और पानी पिया तो वो पेट में जाके फूलेगी। क्या करेगी? और जब फूलेगी तो गेंद जैसी बना लेगी। क्या बना लेगी? फिर आंतों में गति होती है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे आते चलते कच 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 कच। तो जब ईसबगोल की भूसी फूल गई तो जब आंत पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगी तो वो ईसबगोल की भूसी ऐसे ऐसे करके मूव करेगी, गेंद उसकी। तो जो भी उसके आगे का मल और आंतों का कंटेंट है सब धीरे धीरे पुश हो जाएगा। तो ईसबगोल की भूसी जो जिस तरीके से काम करती है उसको कहा जाता है बल्क फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है जी? तो इन्होंने बताया कि हमारे मरीज में कब्जियत रहती है जी। कब्जियत के लिए उसको दवा देनी पड़ती है, दस्तावर दवा जो कई प्रकार की आती हैं। ऑस्मोटिक लग्जेटिव्स भी आते हैं, है ना। इसका मतलब ऐसी दवाएं जो जब हम पीते या खाते हैं तो मल की जो वो है वो थोड़ा लूज हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी है ना, कड़ा मल लूज हो जाता है। इसका मतलब ऑस्मोटिक लग्जेटिव मतलब आंतों की सतह का पानी मल में आ जाता है और मल में मिक्स होके मल थोड़ा सा इजी टू पास हो जाता है। तो हम कोई भी ऐसी दवा देते हैं तो उससे हमारा मल लूज मोशंस हो जाते हैं। फिर हमको एक ऐसी दवा देनी पड़ती है कि जो लूज मोशंस को रोके। वैसे ही कब्जियत रहती है तो हम इसी उधेड़बुन में फंसे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताएं? आगे बताइए। वह फिर दवा करने से दर्द होता जाता है, कभी कभी नहीं होने से टॉयलेट, इसीलिए भूख नहीं लगती है, खाना नहीं ठीक से खा पाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता है, प्रोस्टेट की बीमारी करने से बूद पेशाब हमेशा होता रहता है, इसीलिए रात को सो नहीं पाते हैं, काफी दिनों से है, इनको गॉल ब्लैडर की भी बीमारी है। एक तो पॉटी की प्रॉब्लम बता दी, उम्र बता दी 80 के ऊपर है, बता दिया जब पॉटी नहीं होती तो पेट फूलता है, हवा नहीं खुलती तो भूख नहीं लगती है, कब्जियत रहती है, दवा खाने पे लूज मोशन होते हैं, पेशाब की प्रॉब्लम बताई कि बूंद बूंद करके पेशाब होता रहता है। तो वृद्ध आदमी में ये प्रोस्टेट का लक्षण है। किस बीमारी का? प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो बूढ़े लोगों में बढ़ जाती है। हाइपरट्रॉफी ऑफ द प्रोस्टेट हो जाता है, उसको बेनिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया भी कहते हैं। जब वो बढ़ जाता है तो पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते के ऊपर दबाव डालता है। तो जब आप पेशाब करते हैं तो उसका फ्लो ठीक नहीं आता है, यानी कि बुजुर्ग लोग कभी आप देखोगे पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब की धार आगे नहीं जाती, पैंट में ही गिर जाती है ना, तो पैंट खराब हो जाती है। तो 3 लक्षण बुजुर्ग आदमी में हमेशा मिल सकते हैं। पहला अर्जेंसी। क्या? अर्जेंसी। फ्रीक्वेंसी, इनकॉन्टिनेंस। अर्जेंसी का मतलब लगी तो तुरंत जाना है, आधे 1 घंटे रोक नहीं पाएंगे। जैसे कभी हम लोग पिक्चर हॉल जाते हैं, वहां बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कस के पेशाब लगी है, पर रोक लेते हैं कि घर जाके करेंगे। बुजुर्ग आदमी वो नहीं कर पाएगा, तो ये अर्जेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि रात में आप बुजुर्ग आदमी से पूछो कै बार पेशाब जाते हैं
तो हो सकता है वो कहे साहब हर घंटे जाना पड़ता है। हम लोग को जाना पड़ता है? नहीं जाना पड़ता, रात में सोते सुबह जाते। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस का मतलब है बाथरूम जाते जाते पेशाब रास्ते में छूट गई। तो ये 3 लक्षण बुजुर्ग आदमी में होते हैं जो इनमें मिल रहे हैं। आगे पढ़िए। बस वही है, लास्ट में गॉल ब्लैडर की बीमारी है। गॉल ब्लैडर की बीमारी है। तो कहीं से कभी इन्होंने उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया होगा, किसी चिकित्सक को दिखाया होगा, तो इतनी बात इन्होंने लिखी। तो अब हमको इस केस को कैसे अप्रोच करना है? तो अब हम लोगों को देखना है कि बुजुर्ग आदमी में जिसकी उम्र 80-85 साल है, अगर वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय डायरिया की हिस्ट्री दे रहा है, तो एक संभावना आती है कहीं इसको पेट का, आंतों का, रेक्टम का, गुदाद्वार के पास के एरिया का कोई कैंसर तो नहीं है, जिसको कोलोन कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कैंसर। क्यों ऐसा हो रहा है ना? तो एक ये दिमाग में बात आनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को मरीज को एक जांच की बात बतानी होती है, जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोनोस्कोपी। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करना होता है, जिसे विसरल ऑर्गन्स देख लो। क्या क्या देख लो? लिवर देख लो, किडनी देख लो, पैंक्रियाज, स्टमक, पैंक्रियाज, स्टमक, है ना। स्टमक तो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखेगा, पर जो भी दिख सकता है उतना हम लोग मोटा मोटा देख ले। मरीज को पैल्पेट कर ले, देख ले कहीं पे कोई दर्द तो नहीं है, पेट फूला तो नहीं है, पेट में पानी तो नहीं है, पेट में गैस तो नहीं भरी, कहीं लोकल टेंडरनेस या पेन तो नहीं है, कोई पेन लोकलाइज तो नहीं कर रहा मरीज। इतना इंस्पेक्शन करने के बाद फिर आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि आपके मरीज में क्या प्रॉब्लम है जी। ये तो हो गया कि मेडिकली क्या कर सकते हैं। अब सिंपल चीजों पे अगर आए तो कई बार हो सकता है कि आप अगर पता करेंगे तो पता लगेगा कि मरीज, क्योंकि बुजुर्ग है, लगभग बिस्तर पे ही रहते हैं, तो दिन भर में उनका पानी का इंटेक आधा लीटर भी नहीं। नाश्ते के बाद 1 कप पी लेते हैं, लंच के बाद आधा गिलास पी लेते हैं, डिनर के बाद आधा गिलास पी लेते हैं। तो आप उनको सिर्फ अगर इतनी सी सलाह देंगे कि आप खाने में पानी का मात्रा बढ़ाइए, लिक्विड की मात्रा बढ़ाइए, खाने में रफेज की मात्रा बढ़ाइए। रफेज किन चीजों में होता है? फलों में होता है, सलाद में होता है। किन सलादों में? खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, सलाद पत्ता। बिना छने हुए आटे की रोटी की सलादें डालेंगे। इन सब चीजों को करने से बल्क फॉर्मिंग एजेंट रफेज खाएंगे तो मरीज को थोड़ा सा आराम मिलेगा। प्लस पानी की मात्रा बढ़ाने को कहेंगे तो भी मरीज को कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। इतने से भी नहीं होता, कई सारी ऐसी दवाएं आती हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, आगे भी बताऊंगा। तो उनको देने से भी आप कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल सकता है। तीसरी चीज जो इन्होंने कही, नहीं देते हैं तो लैट्रिन नहीं होती, दे देते हैं तो ज्यादा हो जाती है। तो इसका आंसर है कि आप जो दवा दे रहे हैं लैट्रिन कराने वाली, उसका टाइट्रेशन ठीक नहीं कर रहे हैं। हर चीज को टाइट्रेट करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तराजू है जी। अगर आपने 100 ग्राम का एक तरफ बांट रखा और 100 ग्राम मूंगफली तोल रहे हैं, तो टाइट्रेट करते हैं ना कि 2 मूंगफली डाली फिर 1 निकाली, जब तक 100 ग्राम बराबर नहीं आ गया। तो इस तरीके से अगर आपने, फर्ज कीजिए कि डोफालेक बल्क या लेक्टिहेब सिरप आपने मरीज को एडवाइस करी पॉटी के लिए, आपने कहा साहब 20 ml पिला देना। जब आपने देखा 20 ml से ज्यादा लैट्रिन हो रही है, तो आपने 20 ml करी ही क्यों? आप 5 ml से शुरू कीजिए। आप कहिए भाई 5 ml पिलाओ, 1 हफ्ते बाद बताओ। तो हो सकता है कि 5 ml से काम चल जाए। 5 से ना बने तो आप 7 ml, 8 ml करो। डोंट जंप इनटू द हाईएस्ट डोज। तो ये 2 चीजें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इस प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लेटे लेटे बुजुर्ग लोगों में आंतों की कुछ बीमारियां हो जाती हैं। आंतों की क्या बीमारियां, इन्फेक्शन हम लोग जानते हैं? हाथ में सूजन हो जाएगा। हमारा मुंह और रेक्टम, पॉटी की जगह, 2 जगह ऐसी होती है जहां पे मैक्सिमम बैक्टीरिया पाया जाता है ना। और कई बार कई बीमारियां आंतों की हो जाती है जिनको कहते हैं एमीबियासिस, कोलाइटिस, जियार्डियासिस, है ना, इत्यादि। तो इन सब बीमारियों का भी एक दिमाग में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। तीसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग लोगों के पेट में कीड़े होते हैं। क्या होते हैं? कीड़े। तो उनको डीवर्मिंग की दवा कई सालों से नहीं मिली होती है। तो सिंपल स्टेप्स कि हमने सबसे पहले खाने में रफेज बढ़ा दिया, पानी की मात्रा बढ़ा दी, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं तो करने की बात बोली, एक कोलाइटिस एमीबियासिस का छोटा सा 5 दिन का ट्रीटमेंट दे डाला। अगर इस सबसे नहीं आराम मिल रहा है, कीड़े की दवा दे डाली, उससे भी आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर हो सकता है मैं गैस्ट्रो के डॉक्टर की जरूरत पड़े, कोलोनोस्कोपी की जरूरत पड़े और जांचों की जरूरत पड़े। तब हम तह तक पहुंच सकते हैं और इन बुजुर्ग को हम इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें। समझ गए आप? इस तरीके से हमको वृद्धों की प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है जी? थैंक यू।